सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। ऑलमोस्ट काफ़ी सारा डिस्कशन अपन ने लास्ट लेक्चर में कर लिया है, जो वीडियो अपलोडेड है अपने चैनल पे, है ना, वहाँ आप देख सकते हो उस लेक्चर को। इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। थोड़ा मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा दूंगा न्यूटन्स थर्ड लॉ को, और उसके बाद हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल सी द व्हाट इज द मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ होता क्या है और उसका स्टेटमेंट क्या है, इस पर अपन ये भी अपन आज ही स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ जो एक्शन और रिएक्शन की बात की जा रही है वो एक्चुअली फोर्स है। फॉर टू एवरी एक्शन यानी कि फोर्स, एक्शन फोर्स जो आपने लगाया है उसका क्या होता है, रिएक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक और स्टेटमेंट आप क्या दे सकते हो, व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फर्स्ट बॉडी, जैसे यहाँ पर ये बॉय का एग्जांपल था, अगर इस बॉय ने इस वॉल पे फोर्स लगाया तो वो हो गया एक्शन। देखो इस बॉय ने क्या करा, इस वॉल को पुश किया, तो ये हो गया एक्शन। ठीक है, अब लॉ ये कहता है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ कि ये जो वॉल है ये भी बॉय के ऊपर फोर्स लगाएगी, जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा बट अपोजिट डायरेक्शन का होगा। ठीक है, जो कि क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा बट अपोजिट डायरेक्शन का होगा। ठीक है ना, तो इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन का होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। So now let's see some examples of to illustrate Newton's third law of motion. तो Newton's third law of motion हमने just अभी आपको स्टडी कराया कि there is a equal and opposite reaction for every action. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन जो है रिएक्शन फोर्स होता है हर एक्शन का। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ देखते हैं कि हाउ डू वी वॉक, ये हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड लॉ के एग्जांपल्स। तो हाउ डू वी वॉक, तो वॉक करने में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो अपने वो पुश करता है सरफेस को, ये सरफेस है। ठीक है, तो पर्सन क्या करता है, सरफेस को पुश करता है इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो सरफेस को जब वो पुश करेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन तो वो क्या होगा जाएगा, एक्शन फोर्स हो जाएगा। इट इज अ एक्शन फोर्स, ये क्या होगा, एक एक्शन फोर्स होगा कि पर्सन जब वॉक करता है तो वॉक करने में क्या करता है, ही पुशेस द ग्राउंड। ठीक है, तो व्हेन ही पुशेस द ग्राउंड इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन तो ये एक्शन फोर्स हो गया। तो एक्शन फोर्स कहाँ हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, और रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर ये चेक करें कि कौन तो किस पे एक्शन फोर्स लगा रहा है और कौन किस पे रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, तो आप देखो कि एक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है। एक्शन फोर्स क्या लग रहा है, ये पर्सन लगा रहा है किस पर, ग्राउंड पे। एक्शन फोर्स जो है ये पर्सन लगा रहा है ग्राउंड पर। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, ग्राउंड इस पर लगा रहा है रिएक्शन फोर्स। तो वो इक्वल तो मैग्नीट्यूड पे होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये पर्सन जो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है वो कैसे लगा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए जो ग्राउंड है वो पर्सन पे जो फोर्स लगाएगा वो कैसे लगाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से न्यूटन्स थर्ड लॉ की एप्लीकेशन से क्या होता है कि द पर्सन कैन वॉक ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस। नाउ व्हाट हैपेंस इफ दिस सरफेस इज स्लिपरी, अगर स्लिपरी सरफेस हो। ठीक है, तो स्लिपरी सरफेस में क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, लेस होता है इन अ स्लिपरी सरफेस। तो इन केस ऑफ अ स्लिपरी सरफेस द फ्रिक्शन फोर्स इज लेस, और फ्रिक्शन फोर्स लेस होने की वजह से जो ये एक्शन फोर्स है, एक्शन फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये भी क्या होता है, लेस हो जाता है। और ये एक्शन फोर्स क्योंकि लेस हो गया इस वजह से जो रिएक्शन है वो भी लेस हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही रहेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। इसलिए सो दैट इट इज डिफिकल्ट टू वॉक on a slippery surface or a icy surface as compared to the walk on the normal surface। ठीक है, नॉर्मल सरफेस पे चलना इजी होता है एज कंपेयर टू आइस आइस सरफेस और अ स्लिपरी सरफेस। क्यों, क्योंकि स्लिपरी सरफेस पर या आइस पर जब अपन वॉक करते हैं तो वहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम होता है, और फ्रिक्शन फोर्स कम होने की वजह से जो एक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कम हो जाता है, और एक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो रिएक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वहां पर वॉक करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द स्विमिंग एग्जांपल। देखिए स्विमिंग का,
तो ये जो स्विमिंग का एग्जांपल है दैट इज आल्सो यू कैन एक्सप्लेन बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसको भी आप न्यूटन्स थर्ड लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? तो इसमें क्या होता है, जो पर्सन स्विम कर रहा है वो पर्सन क्या करता है, फोर्स लगाता है वाटर पे। कहाँ पर फोर्स लगाता है? वाटर पे, ठीक है। तो वो वाटर को पुश करता है ना बैकवर्ड डायरेक्शन। ये देखो, जो स्विमर होता है वो वाटर को क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। तो ये क्या हो गया, आपका एक्शन फोर्स हो गया। ये क्या हो गया, एक्शन फोर्स हो गया। तो फिर क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन क्या होगा कि वाटर जो होगा, वाटर उस पर्सन को कहाँ करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये हो जाएगा रिएक्शन फोर्स। तो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यही कहता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि देयर इज अ रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है। तो ये जो स्विमर है, स्विमर ने वाटर पे फोर्स लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो कि क्या हो गया, एक्शन फोर्स हो गया। तो इसके वजह से क्या होगा, जो वाटर होगा वो फोर्स लगाएगा स्विमर पर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो कि क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे बट डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, जैसा कि अपना न्यूटन्स थर्ड लॉ में दिया हुआ है। ठीक है, जो कि अपना न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं व्हाई द गन रिकॉइल्स। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है रिकॉइल ऑफ गन का मतलब क्या होता है। रिकॉइल ऑफ गन का मतलब होता है कि जैसे हम फायर करते हैं, जैसे ही अपन बुलेट फायर करते हैं गन से, तो गन जो होती है वो बैकवर्ड जर्क होती है। या हम कह सकते हैं कि जो बुलेट की डायरेक्शन है, बुलेट की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, जर्क होता है ना गन के अंदर। या हम कह सकते हैं कि गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है। ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो इसको कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। इसको क्या क्या कहा जाता है, रिकॉइल ऑफ गन। तो सिंपल बात यह है कि जैसे बुलेट फायर की जाती है गन से, तो बुलेट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, जिसको बोला जाता है रिकॉइल ऑफ गन कहा जाता है। तो जैसे अपन कहे कि भाई मास ऑफ बुलेट तो बी है, मास ऑफ गन जी है, तो आप ये तो समझ सकते हो कि मास ऑफ गन जो है वो ज्यादा होगा मास ऑफ बुलेट से। होगा नहीं होगा? मास ऑफ गन जो है वो ज्यादा होगा मास ऑफ बुलेट से। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो बुलेट है, बुलेट पर जो फोर्स, एक्शन फोर्स लग रहा है, जो एक्शन फोर्स है बुलेट पर, एक्शन फोर्स की बात करते हैं अपन, एक्शन फोर्स। तो बुलेट पर जो एक्शन फोर्स है वो मैं ले लेता हूँ एफ बी। ठीक है। और गन पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, रिएक्शन फोर्स होगा, रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा। ये रिएक्शन फोर्स हो गया। ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन फोर्स। यानी कि जो बुलेट पे जो फोर्स लग रहा है वो गन के फोर्स के बराबर होगा। तो मान लेते हैं एफ होगा। ठीक है। पर आप देखोगे बुलेट जो होती है वो तो ज्यादा, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट, तो अगर मैं यह बात करूं, एक्सेलरेशन बुलेट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ गन। एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ गन। वाई, क्यों होता है ऐसा, जबकि फोर्स तो दोनों पे सेम ही लग रहा है? तो आप बता सकते हो ये क्यों होता है, रीजन क्या है इसका? जब फोर्स तो सेम है, दोनों पर जो फोर्स लग रहा है वो सेम है, पर जो एक्सेलरेशन है बुलेट का वो ज्यादा है और एक्सेलरेशन ऑफ गन जो है वो कम है। तो ऐसा क्यों है, क्यों, वाई, क्या रीजन है इसका? क्योंकि सर गन तो मूव नहीं करती क्योंकि बुलेट मूव करती है। रीजन क्या है, कल बताया था ना मैंने आपको। फोर्स सेम है बट एक्सेलरेशन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इनके मास अलग है। मास ऑफ बुलेट जो है, मास ऑफ बुलेट कम है एज कम्पेयर टू मास ऑफ गन। अगर अपन फॉर्मूला लिखे एफ इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इजिकल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स तो दोनों का सेम है, तो फोर्स तो आपका कांस्टेंट हो गया। फोर्स तो सेम है, कांस्टेंट हो गया। तो एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई मास के। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। तो किसका मास ज्यादा है, गन का मास ज्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। बुलेट का मास कम है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल का मतलब होता है गन का बैकवर्ड, जैसे बुलेट उसमें से फायर करी तो गन का बैकवर्ड डायरेक्शन में आना क्या कहलाता है, रिकॉइल ऑफ गन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स।
द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप न्यूटन्स थर्ड लॉ से? तो देखो एक बैलून का एक एग्जांपल लेते हैं। तो बैलून में जब आप एयर फिल करते हो, जब बैलून में अपन एयर फिल करते हैं तो वो जो एयर होती है वो कैसी होती है? कंप्रेस्ड एयर होती है। कैसी एयर होती है? कंप्रेस्ड एयर। तो कंप्रेस्ड एयर है ये। तो कंप्रेस्ड एयर क्या कहती है? जैसे ही आप बलून को, अब जैसे आपने बलून को बांध रखा है, जब तो टाई कर रखा है, जब तो कोई बात नहीं है, तब तो एज जैसी पोजीशन में वैसी पोजीशन में ही रहेगा। पर जैसे ही आप बलून को यहाँ से अनटाई करोगे, खोलोगे, तो अनटाई करने से क्या होता है? ये जो कंप्रेस्ड एयर है ये बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट होती है। कंप्रेस्ड एयर क्या होती है? बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट होती है। तो ये तो हो जाता है एक्शन। ये तो हो गया एक्शन। एक्शन का मतलब क्या हुआ? जो ये गैसेस है ये आउट बाहर आ रही है, बाहर जो है, बाहर की जो एयर है उस पर फोर्स लगाएगी, बाहर आ रही है। तो ये तो हो गया इनका एक्शन फोर्स। और इस एक्शन फोर्स की वजह से बलून क्या जाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि उस पर क्या लगता है? रिएक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट अपन लगाते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या होता है कि जो इंजन्स होते हैं, जो ये जेट प्लेन्स है, जेट प्लेन्स के जो इंजन्स होते हैं, ठीक है, ये इंजन्स क्या करते हैं? बहुत हाई वेलोसिटी से जो यहाँ से गैसेस हैं वो अब बाहर आती है। ठीक है, हॉट गैसेस होती हैं, हॉट गैसेस। तो ये हॉट गैसेस क्या होती है? इस पे हॉट गैसेस पे इंजन्स फोर्स लगाते हैं और ये हॉट गैसेस बाहर की तरफ आती है। तो बाहर आती है तो ये एक्शन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक्शन फोर्स, पुश ऑफ द इंजन ऑन द गैसेस। जो इंजन्स होते हैं वो हॉट गैसेस को क्या करते हैं? बाहर की तरफ निकालते हैं, बाहर की तरफ पुश करते हैं। तो ये हो गया आपका एक्शन फोर्स। और ये एक्शन फोर्स होने की वजह से ये एक्शन फोर्स हो गया। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि बहुत हाई वेलोसिटी से बाहर निकल रही है हॉट गैसेस, तो बहुत लार्ज फोर्स एक्ट होता है। और इतना ही लार्ज फोर्स क्या करता है? फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो बात ये हो गई यहाँ पर कि जो मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो तो सेम रहेगा, पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। तो एक्शन फोर्स आपका ये डायरेक्शन है आपके एक्शन फोर्स की, तो रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो इस वजह से क्या होगा? ये जेट प्लेन्स जो होते हैं, जेट एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स। रॉकेट्स में क्या होता है? जैसे आप रॉकेट्स बनाइए, आपने रॉकेट बनाया, ठीक है, तो रॉकेट में क्या आता है? रॉकेट में भी हॉट गैसेस जो होती है वो बाहर आती हैं। ये हॉट गैसेस आ गई। ठीक है, अब ये जो हॉट गैसेस आ रही है बहुत हाई वेलोसिटी से बाहर आती है। तो बाहर आती है तो यहाँ पर ये क्या करती है? एक्शन फोर्स, जो फोर्स अप्लाई करती है वो हो गया एक्शन फोर्स। दे अप्लाइड द फोर्स ऑन द ग्राउंड। ये हॉट गैसेस है, ठीक है, ग्राउंड पर या आउटसाइड जो करते हैं फोर्स अप्लाई करेंगे ये। और इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से रिएक्शन फोर्स जो लगेगा वो कैसा लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। reaction force जो act करेगा, that reaction force will act in a upward direction. So this is the reason of flying of jet aeroplanes और flying of rockets. ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब आपसे क्वेश्चंस फिर पूछे जाएंगे, आपको ये एक्सप्लेन करने होंगे इनको सबको। ठीक है, जैसे आगे देखा द केस ऑफ अ बोट एट द शिप। तो बोट एंड द शिप का क्या केस है? जैसे जैसे पर्सन, ये मान लो रिवर का बैंक है, ठीक है, नदी का किनारा है। अब पर्सन क्या है? बोट पे से उतर रहा है। तो बोट पे से जब वो उतरता है तो वो उसको क्या करता है? जो ये जो जगह है यहाँ पर ये पुश करता है बोट को। ठीक है, दैट पर्सन इज पुशेस द बोट इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब वो पुश करेगा बोट को तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्शन फोर्स हो जाएगा। ये क्या हो गया? आपका एक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, let that person is pushes the boat in a backward direction। बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको पुश करा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करा तो मतलब क्या हुआ? उसने बोट पे फोर्स लगाया। तो बोट पे जो फोर्स लगाया वो क्या हो गया? एक्शन फोर्स हो गया। और इसकी वजह से जो बोट है, बोट भी पर्सन पे फोर्स लगाएगी। तो अगर ये जो पर्सन है ये बोट को पुश कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बोट इसको कहाँ पुश करेगी? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो कि क्या हो जाएगा? आपका रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिएक्शन फोर्स। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ इन विच इट इज अ एग्जांपल ऑफ द केस ऑफ बोट एंड द शिप। बोट और शिप का केस है कि आपको ऐसे फॉरवर्ड कैसे फोर्स मिल जाता है। फॉरवर्ड फोर्स इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड फोर्स कैसे मिलेगा? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? बोट पर फोर्स लगा रहे हो, जो कि एक्शन फोर्स है बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो रिएक्शन क्या होगी? इसके अपोजिट होगी और इक्वल मैग्नीट्यूड में होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है,
अब एक एग्जांपल देखते हैं, द केस ऑफ अ होस पाइप। होस पाइप क्या होता है, आपने देखा होगा जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, फायर ब्रिगेड वालों के पास इस तरीके का पाइप होता है, ठीक है, फायर ब्रिगेड वालों के पास इस तरह का पाइप होता है। तो उसमें से जो वाटर जेट निकलता है वो बहुत हाई वेलोसिटी पे निकलता है, वेरी हाई वेलोसिटी, ठीक है। तो हाई वेलोसिटी से जो जेट निकलता है तो उसमें जो एक्शन फोर्स होता है, एक्शन फोर्स कैसे, देखो जो वाटर भेजा जाता है ना पाइप के अंदर, वो पंप से भेजा जाता है, पंप करके। तो पंप करके भेजा जाता है, मतलब जो इंजन्स होते हैं, जो पंप कर रहा है उसको, कंप्रेसर, वो क्या कर रहा है, पानी को पुश कर रहा है, वाटर को पुश कर रहा है। तो पुश कर रहा है मतलब एक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो बहुत हाई एक्शन फोर्स लगता है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है कि अब इसमें क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। तो रिएक्शन फोर्स कैसा लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये हो जाएगा आपका रिएक्शन फोर्स, समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा आपका रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स जो लगेगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि वो होस पाइप को जो पर्सन होल्ड करके रखता है उसको बहुत कड़क, बहुत ताकत से उसको पकड़ के रखना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है, वो नोजल एक्चुअली उसको कहते हैं, तो नोजल क्या है, इधर उधर जो टारगेट से इधर उधर हो जाती है। क्यों, क्योंकि बहुत हाई स्पीड से जो है आपका वाटर वहां से निकल रहा होता है, और इतनी हाई स्पीड से निकलता है तो जो एक्शन फोर्स होता है वो भी बहुत ज्यादा लार्ज होता है। और एक्शन फोर्स लार्ज होने की वजह से जो रिएक्शन फोर्स होगा वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा लार्ज होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी मैंने एक आपको दिया हुआ है, द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द होस पाइप इज ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ वाटर रशिंग थ्रू इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट द ग्रेट स्पीड, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। आगे देखते हैं, एक लास्ट एग्जांपल और है। ये सारे पॉसिबल एग्जांपल है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको ये एग्जांपल्स आने ही चाहिए। तो आगे दे रखा है द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट। तो देखो हॉर्स पुलिंग अ कार्ट में क्या होता है, जो हॉर्स होता है, ध्यान से देखना, ये हॉर्स है मान लो, ठीक है। तो हॉर्स क्या करता है, हॉर्स जो है ग्राउंड पर, ये ग्राउंड हो गया, तो हॉर्स क्या करेगा, ग्राउंड पर फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो तो हो जाएगा एक्शन फोर्स, ध्यान से समझना। फोर्स जो है वो क्या करता है, ग्राउंड पर फोर्स लगाता है या ग्राउंड को पुश करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब वो ग्राउंड को पुश करेगा तो वो तो हो जाएगा एक्शन फोर्स, और इसकी वजह से हॉर्स को क्या मिलेगा, रिएक्शन फोर्स मिलेगा। और ये रिएक्शन फोर्स मिलेगा उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन फोर्स मिलेगा उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो बात हो गई अगर अकेला हॉर्स होता तो हॉर्स कैसे चले जाता, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाता। पर यहाँ पर हॉर्स के साथ साथ क्या है, एक कार्ट भी है, हॉर्स के साथ साथ क्या है, एक कार्ट भी है, उसको कार्ट को पुल करना है। तो ये कार्ट के जो है, ये मान लो ये कार्ट है इस तरह से, ठीक है, इस कार्ट को पुल करना है उसको, हॉर्स को इस कार्ट को पुल करना है। तो हॉर्स से ये कार्ट ऐसे कनेक्टेड हो। अब होगा क्या कि अगर ये रिएक्शन फोर्स जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो ये रिएक्शन फोर्स है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर ये ज्यादा हो फ्रिक्शन फोर्स से, ये यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो देखो पूरा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हॉर्स क्या करेगा, ग्राउंड पर फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ग्राउंड को पुश करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो वो ग्राउंड को पुश करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उससे उसको मिलेगी फॉरवर्ड रिएक्शन, जो कि हो गया रिएक्शन फोर्स। अब अगर ये रिएक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, अगर ये जो रिएक्शन फोर्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो हॉर्स और कार्ड जो है वो कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। और अगर ये रिएक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से कम है, तो जो आपका हॉर्स होगा वो कार्ट को पुल नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, ठीक है।